अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। न्यू नॉवेल इश्क बेमज़हब के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, अगर नॉवेल आपको पसंद आए तो नॉवेल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि सबसे पहले नॉवेल को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मौसूल होगी। तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाती है। तो आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लेती और नॉवेल के फर्स्ट एपिसोड की तरफ चलते हैं। इश्क बेमज़हब एपिसोड 1। इस वक्त मरी में शदीद बर्फबारी हो रही थी जब वो अपनी क्लास में बैठी खिड़की से झांक रही थी। कॉलेज से कुछ फासले पे सड़क पे चलते लोग नुमाया नजर आ रहे थे। सब लोग बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। सड़क की दोनों जानिब दरख्तों पे पड़ी बर्फ यूं मालूम होती जैसे कोई सफेद चादर तनी हो। कुछ लोग एक दूसरे को बर्फ के गोले बना कर मार रहे थे। वो बड़ी दिलचस्पी से ये सब मनाजिर देख कर खुश कम दुखी ज्यादा हो रही थी। जब इसकी क्लास फेलो बाहर इसका इंतजार करते हुए अंदर आई। नायका, आज खाना खाने का कोई इरादा नहीं? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। चलो नीचे चलते हैं। तो मेरा ने इसका हाथ थामा और जबरदस्ती इसे बाहर ले गई। नायका क्लास 1 से मरी के एक बोर्डिंग स्कूल में रही थी, लेकिन मैट्रिक के बाद इसे स्कूल छोड़कर कॉलेज आना पड़ा। एक हफ्ता पहले ही इसकी FSC की क्लासेस स्टार्ट हुई थी। महीने में 2-3 बार वो इस्लामाबाद का चक्कर जरूर लगाती। बताओ क्या खाओगी? सुमेरा इसका हाथ हमें कैफेटेरिया ले आई। मुझे कुछ नहीं खाना, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो खा सकती हो, नायका ने कदरे बेरुखी से कहा और गर्दन दूसरी जाने फेर ली। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? जब देखो खिड़की के साथ ही चिपटी रहती हो। इतने सालों से मरी में रह रही हो, फिर भी बर्फबारी ऐसे देखती हो गोया पहली बार देख रही हो। सुमेरा ने हैरत से पूछा। इसे नायका की बेरुखी बहुत नागवार गुजरी थी। मिस सिर्फ बर्फ देखने के लिए नहीं मरती, नायका ने साबका लहजे में कहा। वो सुमेरा का चेहरा देख रही थी। अच्छा, तो फिर किस पे मरती हो बताओ? सुमेरा इसे सवालिया नजरों से देख रही थी, मगर नायका जवाबन कुछ नहीं बोल पाई। नायका, गुजरा हुआ वक्त कभी भी वापस नहीं आ सकता। प्लीज अब तुम भी भूल जाओ सब कुछ। जिंदगी बहुत हसीन है, इसे ऐसे जाया मत करो। पुरानी यादें नए लोगों के साथ ताज़ा करो। वो सब करो जो तुम करना चाहती थी। अपनी दुनिया चंद लोगों तक महदूद ना रखो और अच्छी यादों को याद करके खुश हुआ जाता है, ना कि मायूस। प्लीज बदलो खुद को। सुमेरा ने नर्म लहजे में इसे समझाने की कोशिश की। कभी कभी बहुत अच्छी यादें भी बहुत बुरी लगती हैं, जिन्हें याद करके सिर्फ तकलीफ होती है। मैं कैसे भूल जाऊं इन्हें? मेरी जिंदगी से जुड़ी हर चीज मुझे इनकी याद दिलाती है। वो बोर्डिंग स्कूल, वो चर्च के लॉन में हम खेलते थे, ये बर्फ जिस पे हम एक दूसरे से लड़ते थे, वो सड़कें जहां हम एक दूसरे के पीछे भागते थे, वो घर जहां हम इतने सालों से एक साथ रहे थे। शायद मौत से पहले मैं ये सब नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। नायका की आंखों के गोशे नम हो चुके थे और नाक सुर्ख हो रही थी। मरी का कोना कोना एक साथ देखा था, फिर मरी में रहते हुए वो कैसे इनको भूल सकती थी? पता नहीं इनको याद भी होगी या नहीं। इतने सालों में तो इनको मरी भी भूल चुका होगा। नए दोस्त मिल गए होंगे और स्टीफन तो वैसे भी तुमसे बड़ा है 2-3 साल। कराची जाने के बाद जल्द ही अपने नई दुनिया में मसरूफ हो गया होगा। तो मेरा ने इसका चेहरा देखते हुए कहा। वो लोग मुझे कभी नहीं भूल सकते, मुझे पूरा यकीन है। वो लोग भी मुझे बहुत याद करते होंगे। इनकी जिंदगी में चाहे जितनी मर्जी नए लोग आ जाएं, वो मुझे कभी भी नहीं भूलेंगे। मुझे याद है जब इनकी नानो उनको जबरदस्ती अपने साथ कराची लेकर गई थी, बहुत रोए थे हम दोनों। पता नहीं कैसे एडजस्ट किया होगा इन लोगों ने खुद को। नई जगह, नए माहौल में नायका की आंखों से आंसू कतरा कतरा मोतियों की मानन गिरने लगे थे। नायका, अच्छे की उम्मीद रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो वो लोग कभी न कभी वापस आ जाएंगे। ऐसे रोने का कोई फायदा नहीं, बस दुआ किया करो कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें। चलो अब क्लास में चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। सुमेरा ने इसके आंसू पहुँचे और अपनी नशिस्त से उठी। नायका ने भी इस बात में सर हिलाया और सुमेरा के साथ कैफेटेरिया से बाहर चली गई। 17 साला मोहम्मद ईसा अली, जो अपनी गोरी चमकती दमकती रंगत लिए अपनी दरमियानी मगर रोशन पेशानी पे नरम स्याह बाल जो धूप में डार्क ब्राउन शेड देते थे, सरकाए बड़े लाउंज में सोफे पे बैठा था। वो अपनी गहरी शरबती आंखों से सामने बैठे शख्स, जो कि इसके वालिद मोहतरम को पिछले आधे घंटे से मुसलसल घूर रहा था, कुछ बोलना चाहता था मगर हिम्मत साथ नहीं दे रही थी। बिल आखिर
सर झटक कर इसने बड़ी हिम्मत बांधी और अपने लब खोले। पापा, अगर मैं फेल हो गया तो दोबारा इसी स्कूल नहीं जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। सब लड़के मेरा मजाक उड़ाएंगे। ईसा बच्चों जैसी जिद करने के अंदाज में बोला। अगर तुम्हें इस चीज की जरा भी परवाह होती तो तुम मेहनत करते और रिजल्ट से पहले ही फेल होने की बातें ना करते। मुईज साहब अखबार का वर्क पलटते हुए बोले। पापा, मैं तो बस, अब बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी। तुम्हारा तो काम बन गया है हमेशा रिजल्ट से पहले ऐसी बकवास करने का। मुईज साहब अखबार से नजरें हटाकर इसे घूरने लगे। पापा, मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि कुछ ही दिन पहले मैंने टीवी पे किसी बोर्ड का रिजल्ट देखा। बहुत ही बुरा रिजल्ट था, बस इसलिए थोड़ा डर गया था। इसकी आवाज बनिस्बत पहले कदरे धीमी हुई थी। वो यकीनन अपने कहे पे पछता रहा था। वो मौजू बदलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जितना तुम रिजल्ट से डरते हो, अगर इतने ही अपने बाप से भी डरो तो यकीनन तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मुईज साहब ने अखबार बंद करके मेज पे रखी और इसे इग्नोर करते हुए लाउंज से बाहर चले गए। वो वहीं सोफे पे मायूसी से बैठ गया। अपने दोनों हाथ गालों पे रखकर अब अखबार को घूरने लगा। दूसरी जानिब से किसी के कहकहो की आवाज गूंजने लगी। इसने कोनियां अपने घुटनों पे रखते हुए गर्दन घुमाई। बाएं जानिब इसका छोटा भाई माज इसकी तरफ हाथ के इशारे से कहकहा लगा रहा था। अब वो अखबार को छोड़ के माज को घूरने लगा। बेचारे के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। मुईज साहब और ईसा की गुफ्तगू के बाद माज इसकी बेइज्जती पर ऐसे ही हंसता था। ईसा ने इश्तियाल में कुशन पकड़ा और माज के सर पे दे मारा। बड़े दांत निकाल रहे हैं, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा फिर देखूंगा। ईसा गुस्से में धाड़ा था। क्या हो गया है, क्यों इतना शोर मचा रखा है? ईसा की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, जिसे सुन के ज़ैनब बेगम किचन से लाउंज में आई। मामा, इस माज के बच्चे को बोले भी यहाँ से चले जाए, वरना मैं इसको सर फाड़ दूंगा। ईसा फिर से धाड़ा था। इसकी धार पे माज ने अपने दोनों हाथों कान पे रख दिया। माज, तुमसे कोई कितनी दफा बोला है कि बड़े भाई को तंग ना किया करो, अभी अपने कमरे में जाओ। फौरन ज़ैनब बेगम ने माज को डांटते हुए कमरे में जाने का इशारा किया। बड़ा भाई, हाँ। माज मुंह पसूरते हुए कमरे की तरफ चला गया। ज़ैनब बेगम ईसा के पास सोफे पे बैठ गई। ईसा अपने सर ज़ैनब बेगम की गोद में रख के लेट गया। ज़ैनब इसके नरम बालों में उंगलियां फेरने लगी। क्या हुआ मेरे बेटे को, क्यों इतना गुस्से में हो? ज़ैनब बेगम ने गोद में रख के उसके सर को चूमा। एक दुश्मन जाता नहीं कि वो दूसरा आ जाता है, ये दोनों ही मेरे दुश्मन हैं। ईसा ने आंखें खोलकर ज़ैनब का चेहरा देखते हुए कहा। नहीं मेरी जान, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है। तुम्हारे पापा तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो तुम्हें बुरे कामों से रोकते हैं। और माँ अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे और प्यारे बेटे हो, भला तुम्हारा कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? चलो अब अच्छे बच्चों की तरह उठो और वजू करो, तुम्हारा मूड अच्छा हो भी जाएगा। वजू कर लूं, अजान हो रही है। ज़ैनब बेगम ने इसका सर अपने हाथों से जरा दबाया और इससे सोफे से उठने के लिए कहा। वो चुपचाप आंखें मूंदे इनकी बात सुन रहा था। ईसा अपनी मामा से बहुत मानूस था और पापा से तो कभी इसकी बनी ही नहीं। वो उम्र के लिहाज से छोटा था, मगर इसका कदो जिसामत देख के ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो 17 साल लड़का है। सुबह की ठंडी ताजी हवा में वो कोट की जेबों में हाथ डाले लॉन में टहल रही थी। स्कार्फ गले में मफलर की तरह लपेट रखा था। वो एक कुशादा और बहुत खूबसूरत लॉन था, जिसके दोनों तरफ फूलों की क्यारियां बनी हुई थी। एक तरफ राहदारी के लिए जगह मखसूस कर रखी थी। दरमियान में एक मेज और इसके इर्द गिर्द चंद कुर्सियां दायरे की शक्ल में पड़ी थी। सूरज भी नमूदार हो रहा था। सुबह की शबनम फूलों की पत्तियों पर सूरज की किरणों से मोतियों की मानद चमक रही थी। परिंदे अपनी अपनी तर्ज में अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ थे। वो भी अपने ख्यालों में मगन, न जाने कितनी ही देर फितरत को महसूस करती रही। अरे तुम यहाँ टहल रही हो, अंदर अब्बू तुम्हारा डाइनिंग टेबल पे इंतजार कर रहे हैं। अपनी बड़ी बहन आयका की आवाज पे वो चौंकी और सरसबात में हिलाते हुए इसके साथ अंदर चली गई। शादी में बस चंद ही हफ्ते बाकी हैं, जो भी शॉपिंग करनी है जल्द अज जल्द कर ले। शादी की और भी बहुत सी तैयारियां करनी है। वो तीनों डाइनिंग टेबल पे नाश्ता कर रही थे जब इसके अब्बू ने इस बात का ऐलान किया। वो तीनों डाइनिंग टेबल पे नाश्ता कर रहे थे जब इसके अब्बू ने इस बात का ऐलान किया। नायका इस दिन अपना वीकेंड गुजारने इस्लामाबाद आई थी और अगले ही दिन इसे वापस हॉस्टल जाना था। अभी इसकी FSC की क्लासेस स्टार्ट हुई थी, इसलिए वो अभी छुट्टियां लेकर कोई लेक्चर मिस नहीं करना चाहती थी। इसलिए इसने सोचा कि वो हाइका की शादी की शॉपिंग मरी राय करेगी।
जैसे हर इंसान अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करता है, इस मकसद के उसूल के लिए पूरी जिंदगी जद्दोजहद करता रहता है, वैसे ही नायका अभी अपनी जिंदगी का मकसद तलाश कर चुकी थी, जिस पे अमल करके वो अपनी जिंदगी को कामयाब तरीन बनाना चाहती थी। अभी इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, डॉक्टर बनना। लेकिन ये ख्वाब इसे हमेशा स्टीफेंस की याद दिलाता था, जिसे डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर नायका की इस ख्वाहिश के आगे अपनी हर ख्वाहिश को कुर्बान कर चुका था। दोनों ने एक साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने का इरादा किया था। वो ज़हीन होने के बावजूद भी वो एक ही क्लास में दोबारा फेल हो चुका था। सिर्फ इसलिए नहीं कि नायका वो और एक साथ चले, दोनों एक जैसा पढ़े, और इसकी बहन मार्गरेट भी नायका के साथ एक ही क्लास में पढ़ती रही थी। मगर 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में स्टीफेंस और मार्गरेट के मामा पापा चल बसे, और 1 साल बाद नायका की अम्मी भी ब्लड कैंसर की वजह से चल बसी। स्टीफेंस की नानो अपना अकेलापन दूर करने के लिए इन दोनों को जबरदस्ती अपने साथ कराची ले आई, और नायका जिसका बचपन इनके साथ एक ही घर में गुजरा था, इनके जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी। वाह भाई, तुम तो पास हो गई। क्या मैट्रिक कितना आसान है कि बंदा बगैर पढ़े भी पास हो सकता है। तुम्हें तो मैंने कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। हाँ, ना पढ़ने की वजह से डांट पड़ते जरूर सुना है। फिर तुम कैसे पास हो गए? माज ईसा का रिजल्ट देखकर हैरान हो रहा था। माज खुद 8वीं जमात का तालिब इल्म था, जो पढ़ाई के मामले में हमेशा से बहुत मेहनती रहा था। मगर ईसा ज़हीन तो बहुत था, लेकिन मेहनती बिल्कुल नहीं था। ईसा बहुत अच्छे नंबर तो नहीं ले सका, लेकिन इसे इस बात की खुशी थी कम से कम वो पास तो हो गया। वो माज की बातों पर गौर नहीं कर रहा था, क्योंकि इस वक्त इसे बस यही फिक्र थी कि पापा का रिएक्शन क्या होगा। कभी कभी इंसान के मुंह से निकली हुई बातें पूरी भी हो जाती हैं, इसलिए वक्त से पहले खुद को किसी भी चीज़ के बारे में बदगुमान नहीं होना चाहिए। खैर, तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम पास हो गए, वरना तुम्हारे ऐसे कोई इरादे नहीं थे। मुझे खुशी है कि तुम इस बार भी ना चाहते हुए भी पास हो गए। मुइज साहब ने रिजल्ट देखकर नरम लहजे में कहा, क्योंकि सख्ती का कोई फायदा नहीं था। थैंक यू पापा, ईसा नादिम साहब मगर खुशी से बोला। मुइज साहब चाहते थे कि ईसा आगे एफएससी करे, डॉक्टर बनने का इनका अपना ख्वाब किसी दर्दनाक वजह से पूरा ना हो सका, लेकिन अब वो अपने बेटे को डॉक्टर बनते देखना चाहते थे, और माज को बिजनेसमैन जो इनका बिजनेस हैंडल कर सके। मगर मोहम्मद ईसा अली अपने बाप की कही कोई बात खामोशी से मान ले, ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। अच्छा, तो अब आगे एफएससी करना चाहते हो? कॉलेज के प्रोफेसर ने ईसा से मुखातिब होकर पूछा, जब मुइज साहब इसे जबरदस्ती एडमिशन के लिए लेकर गए थे। रिजल्ट से अगले दिन मुइज साहब इसे लाहौर के एक आला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए ले गए। नहीं, मैं एफएससी नहीं करना चाहता, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। एफएससी तो पापा की ख्वाहिश है, मेरी नहीं, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ईसा बेधड़क इन दोनों के साथ बोलता गया। वो सब पार्ट लहजे में बोल रहा था। मुइज साहब को शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर प्रोफेसर का लिहाज करना पड़ा। मिस्टर मुइज अली, अगर आपका बच्चा मेडिकल पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये आगे कैसे पढ़ेगा? आप इसे आर्मी में ही जाने दें। हम भी बच्चे को जबरदस्ती नहीं रख सकते। प्रोफेसर साहब नरम लहजे में बोले। ईसा बड़ी लापरवाही से ऑफिस का जायजा ले रहा था। इसकी नजरें ऑफिस में पड़ी हर चीज तक जा रही थी, सिवाय प्रोफेसर और मुइज साहब के चेहरे के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी ये बच्चा है, इसे भी इतनी समझ नहीं कि इसके लिए एक क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं इसे समझाऊंगा और यही दोबारा लेकर आऊंगा। प्लीज आप इसकी बातों पर ध्यान न दें। मुइज साहब ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। इनके माथे पर पड़ी शिकने बता रही थी कि ईसा पे किस कदर गुस्सा है। पूरे रास्ते वो दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे रहे। ईसा लापरवाही से विंडो स्क्रीन पे नजरें जमाए दिल में मुइज साहब के लिए थोड़ा सा खौफ लिए बैठा रहा। आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है मेडिकल पढ़ते हुए? ताहिर को देखो, वो भी तो मेडिकल पढ़ रहा है, कितना फर्माबरदार बच्चा है, माँ बाप की कहीं कोई बात नहीं टालता। और एक तुम हो के बाहर वालों के सामने घर वालों को शर्मिंदा करने का कोई मौका नहीं जाने देते। घर पहुंचते ही मुइज साहब ईसा पे बरस पड़े। मुइज संभाले खुद को, ईसा भी ना समझे, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। हमेशा की तरह इस बार भी ज़ैनब बेगम ने मुइज साहब का गुस्सा देखते हुए ईसा की हिमायत की, जबकि ईसा खामोशी से इन दोनों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल रहा था। इस पे इनके गुस्से का कोई असर नहीं हो रहा था। और ईसा की खुशकिस्मती के आज माज घर नहीं था। तुम इसकी माँ हो और इसे समझाने के बजाय तुम मुझे चुप करा रही हो। ये सब तुम्हारे बेजा लाड प्यार का नतीजा है कि इतनी डांट डपट के बाद भी मजाल है जो मेरी कोई बात मान ले। मुइज साहब जज्बज हुए और लंबे डग भरते बाहर चले गए। कम से कम प्रोफेसर के सामने तो ऐसे दो टोक बात नहीं करनी चाहिए थी। अपने बाप को दूसरों के
सामने शर्मिंदा करने का कोई मौका हाथ से जाने न देना। ज़ैनब बेगम इसे घूरते हुए तंजिया लहजे में बोली। ज़ैनब बेगम के ये अल्फाज सुनते ही ईसा बेख्तियार हंस दिया। इसने शुक्र किया कि पापा बाहर चले गए, वरना इनका लेक्चर मजीद सुनना पड़ता, जो वो नहीं चाहता था। मामा, अगर मैं प्रोफेसर के सामने ये सब ना कहता तो पापा इसी वक्त वहीं पे मेरा एडमिशन करा देते, और आपका तो पता है ना मुझे डॉक्टर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। ईसा ने अपने लहजे में जरा संजीदगी लाने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। पहले तो ज़ैनब बेगम को इसके बेकार हंसने पर गुस्सा आया, फिर अचानक से ये सोचते हुए गुस्सा पी गई कि इस पे कौन सा इनके गुस्से का कोई असर होने वाला है। इसने ज़ैनब का गाल चूमा और तेजी से सीने चढ़ते अपने कमरे की जानिब भागा। थैंक यू मामा। पता नहीं ये लड़का किस पे चला गया है, ज़ैनब बेगम मुंह में बड़बड़ाई। वो अपनी स्टडी टेबल पे बैठी बड़े मुहज्जब तरीके से सर पे दुपट्टा ओढ़े किताब पढ़ने में मसरूफ थी। इसके पीछे बेड पे बैठी सुमेरा बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रही थी कि कब वो उठे और वो दोनों बातें करें। नायका, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, अब छोड़ भी दो जान इस किताब की। कब से तुम इस किताब में गुम हो, मैं अकेली बैठी बोर हो रही हूँ और तुम हो कि मेरी हर बात अनसुनी किए जा रही हो। फिर सुमेरा थक हार कर बेचैनी से इससे मुखातिब हुई। वो दोनों हॉस्टल में रूममेट्स थी। नायका चंद लम्हे खामोश रही, फिर बड़े प्यार और अदब से किताब बंद करके इसे अपनी जगह पे रख कर सुमेरा के पास जा बैठी। क्या है, तुम्हें कितनी दफा बोला है कि जब मैं कुछ पढ़ रही होती हूँ तो आवाजें ना दिया करो, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अब बोलो क्या बात करनी है। नायका जरा बेरुखी से बोली। तुम ऐसा किया पढ़ रही हो जो तुम पढ़ने के दौरान बोल नहीं सकती। सुमेरा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया। मैं बाइबल पढ़ रही हूँ। नायका अब की बार कदरे नरमी से बोली। ओ अच्छा, तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, ताकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करती। वैसे तुम्हें ये किताब सुबह के वक्त पढ़नी चाहिए, इस वक्त मैंने तुमसे बातें करनी होती हैं। मैं भी सुबह फजर के बाद ही कुरान पढ़ती हूँ, क्योंकि सुबह का वक्त ही मुकद्दस वक्त होता है। नायका इसकी बात पे बेख्तियार हंसती। तुमसे ये किसने कहा कि ऐसी मुकद्दस किताबों को पढ़ने के लिए कोई खास मुकद्दस वक्त मुकर्रर होता है। ऐसी मुकद्दस किताबों को पढ़ने के लिए कोई मुकद्दस वक्त बरकरार नहीं होता, बल्कि हम जिस वक्त भी ये किताबें पढ़ते हैं वही वक्त हमारे हक में मुकद्दस हो जाता है। नायका क्रिश्चियन थी, मगर वो बाकी तमाम मज़ाहिब का भी बहुत एहतराम करती थी। हाँ ये तो है, सुमेरा ने इसकी बात का एतराफ़ किया। हाँ बस यही है, अब बताओ क्या बातें करनी थी। नायका ने मौजू बदला। मैं सोच रही थी क्यों ना इस वीकेंड पे हम कश्मीर पॉइंट जाएं। मैं वहाँ कभी नहीं गई, प्लीज तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें तो हर जगह का पता होगा, मैं तो नहीं आई हूँ। तो मेरा मैट्रिक के बाद पहली बार मरी आई थी। अब्बू की जॉब की वजह से जहाँ ट्रांसफर होना पड़ता तो मेरा को भी वहीं शिफ्ट होना पड़ता। अच्छा जी, तो मैडम का आउटिंग का मूड है, चलो ठीक है, इस वीकेंड तुम्हें कश्मीर पॉइंट भी दिखा देंगे, तुम भी क्या याद करोगी। नायका ने हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए फखरिया अंदाज में कहा। तो मेरा इसकी बात सुनकर खुशी से उछलने लगी। देखो ईसा, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि आर्मी के लिए अप्लाई कर सको, और तुम हो भी इतने कमजोर। तुम्हारा कद बढ़ गया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम बहुत बड़े हो गए हो। आर्मी वाले बहुत सख्त जान होते हैं, इनकी रूटीन, इनकी ट्रेनिंग, ये सब बहुत मुश्किल होता है, और तुम्हारे लिए अभी ये सब करना मुमकिन नहीं। 2 साल बाद अगर तुम अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा। तब तक तुम FSC कर लो और फिर जो तुम्हारा दिल करे कर लेना। मेरे ख्याल से तुम्हें 2 साल जिम भी लगाना चाहिए। मुई साहब बड़े प्यार से ईसा को समझा रहे थे कि शायद वो प्यार ही से मान जाए। ईसा भी कभी किसी सोच में पड़ गया, अप्लाई तो वो FSC के बाद भी कर सकता था। ठीक है पापा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए FSC कर लूंगा, लेकिन इसके बाद मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा। बिलाखिर ईसा में किसी न किसी तरीके से मान ही गया। मुई साहब ने इस ख्याल से कि ये बात कही कि शायद 2 साल बाद ही आर्मी का ख्याल अपने जहन से निकाल दे। मुई साहब ने ईसा का कंधा थपका और शाबाश बेटे कहकर कमरे से बाहर चले गए। अगले ही दिन ईसा ने अपने दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान बनाया। ईसा जानता था कि मुई साहब इसे कॉलेज लेकर जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी इसने अपना जहन नहीं बदला और दोस्तों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। पापा जी, बेहद अदब, एहतराम और नरम लहजे में हूँ। मुईज ने सर उठाकर इसे देखा। 2 दिन बाद मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर मैं पढ़ाई में मसरूफ हो जाऊंगा। रात को डाइनिंग टेबल पे ईसा ने बात शुरू की। इसके चेहरे पे मसनूई अफसुर्दगी थी। मुई साहब इसकी बात सुनकर ज़ेर लब मुस्कुराए। बिल्कुल बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त पढ़ाई को दो।
जी पापा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन मेरे घूमने फिरने के दिन खत्म हो जाएंगे और दोस्तों से भी अब ज्यादा वक्त दूर रहना पड़ेगा। ईसा के चेहरे पे दुख के तासुरात यूं थे जैसे इसके घूमने फिरने के नहीं बल्कि इसकी जिंदगी के दिन खत्म हो रहे थे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मुईस साहब के लहजे में संजीदगी नुमाया थी। मांस खाना खा कर सो चुका था। जी पापा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये 2 दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारूं। फिर मंडे से मेरी क्लासेस भी तो शुरू हो रही हैं। सब दोस्तों ने आउटिंग का प्लान बनाया है और मुझे भी साथ जाने के लिए बोला है। ईसा की नजरें खाने पे मरकूज थी और यकीनन आपने दोस्तों को हाँ बोल दिया होगा। मुईस साहब ने इसे मशकूक नजरों से देखा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो कहा था अगर पापा मान गए तो ही जाऊंगा। ईसा की जबान लड़खड़ा रही थी। मुईस साहब ने एक आईब्रो उचकाते हुए हैरत भरी निगाह से ईसा पे डाली। बात इतनी बड़ी नहीं थी मगर ईसा फिर भी डर रहा था। वैसे जाना कहाँ है? जैनब बेगम ने खाना खाते हुए नरमी से पूछा। ज्यादा दूर नहीं, बस ये इस्लामाबाद तक 1 दिन के लिए जा रहे हैं। कल सुबह जाएंगे और रात को वापस। ईसा ने फौरन से पहले जवाब पेश किया। मुईस साहब ने इसका अफसरदा चेहरा देखते हुए इसे जाने की इजाजत दे ही दी। ईसा बहुत खुश था कि इसकी अदाकारी रंग ले आई। खुद ईसा लाहौर रहता था मगर दोस्तों ने आउटिंग के लिए मरी का प्लान बनाया तो ईसा ने झूठ बोलकर इजाजतनामा हासिल किया। नायका जी का गली काफी अरसे से रह रही थी, बल्कि बचपन ही से यहाँ से गुजरा। वो क्लास 4 से एक क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल में रही थी। मार्गरेट और स्टीफन भी इसी स्कूल में पढ़े थे। चलो ना नायका, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। तुम्हें याद है ना कल हमें कश्मीर पॉइंट देखने जाना है? तो मेरा कमरे की लाइट ऑफ करते हुए बोली। हाँ बाबा, मुझे याद है, नायका ने कंबल ओढ़ते हुए कहा। तो मेरा बहुत खुश थी क्योंकि मरी देखने का इसका ये शौक पूरा होने जा रहा था। सुबह होते ही वो दोनों नाश्ते के बाद 8 बजे आउटिंग के लिए निकल गई। नायका ने ब्लू जीन्स के ऊपर ऊनी शर्ट पर रेड कोट पहन रखा था और गले में मफलर लपेट रखा था। अपनी सफेद और गुलाबी रंगत से मिलती जुलती हल्की गुलाबी लिपस्टिक के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि सुमेरा सादा पिंक और ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस थी। कमीज पर ब्लैक कोट और गले में दुपट्टा ओढ़े हुए थी। सबसे पहले वो दोनों एक चर्च गई जो कि नायका के बोर्डिंग स्कूल के करीब ही था। वो वहां से गुजरती चर्च के गेट पे पहुंचते ही सुमेरा रुक गई और कुछ सोचते द ट्रिनिटी चर्च जरूर जाती। द ट्रिनिटी चर्च लगी। क्या हुआ सुमेरा, रुक क्यों गई? क्या सोच रही हो? नायका ने सुमेरा के अचानक रुकने पे पलटकर इससे हैरत से पूछा। कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि क्या मुझे चर्च के अंदर जाना चाहिए कि नहीं। देखो सुमेरा, अगर तुम अंदर चली गई तो क्या तुम्हारा मजहब बदल जाएगा या तुम बदल जाओगी? नहीं ना, नायका ने सुमेरा के चेहरे की तरफ देखते हुए इसे समझाने के अंदाज में कहा। नहीं, कभी नहीं, सुमेरा ने झुंझलाते हुए सर नफी में हिलाया। तो फिर तुम्हें किस बात का डर है? खुदा तुम्हारा अभी वही है और मेरा भी। खुदा तो सबका एक ही है और वो दिल की बातें बेहतर जानता है। तुम सिर्फ चर्च देखने की नियत से अंदर जाओगी ना कि किसी और नियत से? नायका ने अपनी बात में इजाफा करते हुए कहा। सुमेरा का डर एकदम से गायब हो गया और वो नायका के साथ अंदर चली गई। चर्च का लॉन जरा छोटा मगर बहुत खूबसूरत था। लॉन रंग बिरंगे फूलों से मुज़य्यन था। चर्च का अंदरूनी हिस्सा इबादत का बहुत रोशन था। सुमेरा को वो बहुत अच्छा लग रहा था। इन दोनों ने अंदर जाते ही सबसे पहले फादर को सलाम पेश किया। वो बहुत खुश मिजाजी से इन दोनों से मिले, जिसे देखकर सुमेरा बहुत खुश हुई। नायका तो पहले भी कई बार फादर से मिल चुकी थी। वो दोनों थोड़ी ही देर वहाँ रुकी और फिर बाहर चली आई। बिलाशुबा वो चर्च बहुत प्यारा था, लेकिन सर्दी होने के बावजूद वहाँ बर्फ ना होने के बराबर थी। हसीन और खुशगवार मौसम में चर्च का बाहर का मंजर बहुत ही दिलफरेब और यकीनन सुमेरा इसे न देखने के बाद जरूर पछताती। वो लोग इस वक्त माल रोड पर चल रहे थे। माल रोड से होते हुए कश्मीर पॉइंट की तरफ जा रहे थे। नायका और सुमेरा पहले से वहां मौजूद थे। कश्मीर पॉइंट मरी की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है, जहां से कश्मीर की खूबसूरत वादियां और दिलकश मनाजिर दिखाई देते हैं। यहाँ अक्सर लोग वीकेंड पे सैर सयाहत के लिए आते हैं। कश्मीर पॉइंट पे जहाँ नायका और सुमेरा खड़ी थी, इसकी अपोजिट साइड पे ईसा और इसके दोस्त काशान, फुरकान, हादी और अली खड़े खूबसूरत वादियों का नजारा कर रहे थे और हर जगह का नक्श तस्वीर ले रहे थे। सुमेरा का मुंह बे इख्तियार खुले का खुला रह गया। ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यार। जब इसने इतनी खूबसूरत जगह देखी, वो पहली बार ऐसी किसी दोस्त के साथ आउटिंग के लिए आई थी। ये तो कुछ भी नहीं, अभी और भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं
जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। नायका ने मुस्कुराते हुए कहा। सुमेरा वीडियोस और तस्वीर बनाने में मसरूफ हो गई, जबकि नायका अकेली इधर उधर चहलकदमी करने लगी। वो बहुत कुछ महसूस कर रही थी। बहुत अरसे बाद वो यहाँ आई थी। पहले मार्गरेट और स्टीफन के साथ आती थी, मगर आज वो नहीं थे। वो इतनी भीड़ में भी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। बहुत अधूरापन था हर शय में। मौसम बहुत खुशगवार था, लेकिन सर्दी से महफूज नहीं। हवा के झोंकों से इसके सियाह लंबे बाल शानों से टकराते हुए इसकी कमर पे जा फिसलते। सर्दी की वजह से इसकी नाक सुर्ख हो रही थी। चलते चलते अचानक से इसकी चीख निकली। इसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। वो एक ही लम्हे में मुंह के बल बुरी तरह से नीचे गिर पड़ी। इससे लगा शायद इसका पाँव फिसल गया है, मगर वहाँ तो कोई फिसलन वाली जगह ही नहीं थी जहाँ वो टहल रही थी। वो एक हमवार सड़क थी। वो अपनी सोचों में इस कदर गुम थी कि कुछ भी अंदाजा न कर सकी। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इससे पहले कि कोई इसे देखता और वो इंसल्ट फील करती, वो फौरन उठ खड़ी हुई और पलट के पीछे देखा। जैसे ही इसने मुड़कर देखा, इसकी आंखें भी गुस्से से सुर्ख होने लगी। इसके सामने ऐसा क्या था जिसे देखकर इसका गुस्सा दुगना हो गया। वो 6 फुट लंबा नौजवान ब्लू जीन्स के ऊपर सफेद शर्ट पे ब्लैक जैकेट पहने, सनग्लासेस लगाए, इसके सामने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए ऐसे खड़ा था जैसे कोई मुजरिम अपने जुर्म कबूल करने के बाद खुद को सरेंडर करवा रहा हो। शायद वो डर गया था कि कहीं सचमुच वो मुजरिम ना समझा जाए। नायका इसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी, जबकि वो आँख के सामने ऐसे खड़ा था जैसे नायका को इसने जानबूझकर गिराया हो। हालांकि ऐसा नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? तुम लड़के हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मर्जी करते फिरो। अंधे हो या जानबूझ के अंधे होने की अदाकारी कर रहे हो? ग्लासेस उतार के चलोगे तो कुछ नजर भी नहीं आएगा ना। मैं जख्मी होते होते बाल बाल बची हूँ। अब सॉरी कहने के बजाय ऐसी टिकटिकी जमा के घूर रहे हो। नायका गुस्से में तेजी से बोलती जा रही थी और इस वक्त इसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रही है। आज नायका के अंदर का लड़ाकापन जाग उठा था। तो और क्या करूं? जब ईसा के सबर का पैमाना लबरेज हुआ तो वो भी बोल पड़ा। ये अल्फाज सुनते ही नायका का दिल किया इसे 2-3 थप्पड़ लगाए। तुम्हें मुझे सॉरी कहना चाहिए। नायका फिर से गुस्से में बोली। जब मैंने तुम्हें गिराया ही नहीं, मैं सॉरी क्यों बोलूं? बताओ, क्या मैंने तुम्हें धक्का दिया? तुम्हारे रास्ते में टांग अड़ाई है जो तुम मेरी वजह से गिर गई? मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया और तुम ख्वाह मुझ शरीफ पर इल्जाम लगाए जा रही हो। चलना खुद नहीं आता और अंधा दूसरों को कह रही हो। ईसा भी जरा गुस्से में आ गया। और आता भी क्यों नहीं? जब इसकी कोई गलती ही नहीं थी तो वो क्यों नायका की बातें सुनता? नायका बस इतना ही कह सकी क्योंकि वो पहले ही बहुत बोल चुकी थी और इसके अलावा कुछ बोलती भी तो जस्ट शट अप किया क्योंकि इसे खुद नहीं पता था कि वो कैसे गिरी। नायका ये कहकर फौरन मुड़ी। जैसे ही इसने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया, ईसा फिर से बोल पड़ा। और हाँ मैडम, अपने तस्मे भी संभाल लें। अगर फिर से पाँव के नीचे आ गए तो इल्जाम मुझ पे ही आएगा कि मैंने आपको जादू से गिराया। जोगर्स पहनने का शौक है तो इनको संभालना भी सीखें। बिल आखिर ईसा ने इसे शदीद गुस्सा दिलाने के बाद इसके गिरने की वजह बताई दी। ये सुनते ही नायका का मुंह खुले का खुला रह गया। इसे अंदाजा भी नहीं था कि वो जोगर्स की वजह से भी गिर सकती थी। इस बार नायका शट अप भी न कह सकी। ईसा ये कहकर वापस पलटा ही था कि अचानक से किसी की चीखों की आवाज आने लगी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि सुमेरा की थी, जो नायका नायका कहते हुए चले आ रही थी। नायका इसकी आवाज सुनते ही इसकी तरफ दौड़ी। ईसा भी लोगों का हजूम देखकर इसके पीछे भागा। सुमेरा इस कदर मोबाइल में तस्वीर लेने में मसरूफ थी कि इसे पता ही नहीं चला कि वो किसी ऊंची जगह पर खड़ी है। वो बगैर नीचे देखे चलते हुए तस्वीर ले रही थी। चलते चलते इसका पाँव पहाड़ी से फिसल गया और नीचे गिर पड़ी। एक उठी नहीं थी कि दूसरी भी गिर गई, लेकिन इसका एक हाथ एक बड़े पत्थर को जा लगा जिसे इसने जोर से पकड़ लिया और गिरते गिरते बच गई। मगर वो वहां से ऊपर अपनी मदद आप के तहत नहीं आ सकी। इसने लटकते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। सब लोग इसकी जानिब भाग रहे थे। जल्दी नायका और ईसा भी वहां आ पहुंचे। सुमेरा को ऊंचाई से लटकते देखकर नायका ने भी रोना शुरू कर दिया। नायका की दाएं जानिब ईसा खड़ा सुमेरा को खौफजदा नजरों से देख रहा था। प्लीज कोई तो हमारी मदद करे, मेरी दोस्त नीचे गिर जाएगी। नायका ने सुमेरा की तरफ रोते हुए देखा और अपनी लरसती हुई आवाज में कहा। ईसा के सब दोस्त भी वहां पहुंच चुके थे। ऐसी सूरत के जेर असर ईसा और इसके दोस्तों ने सुमेरा को ऊपर खींचने की कोशिश की। ईसा थोड़ा सा झुका, फिर आहिस्ता आहिस्ता चित लेट गया और नीचे आंसुओं में लुटी बेहाल सी सुमेरा की तरफ हाथ बढ़ाया। वो जैसे ही सुमेरा की तरफ हाथ बढ़ाता वो आंखें बंद करके सरनफी में हिलाने लगती। मैडम प्लीज अपना हाथ मुझे दे, क्योंकि आपने साथ मेरी जान भी लोगी। जल्दी से अपना एक हाथ मुझे दो।
ईसा वो मुश्किल बोल पाया था क्योंकि वो उल्टा लेटा हुआ था, इसलिए इसकी सांस फूल रही थी। नहीं, तुम मुझे नीचे गिरा दोगे। या अल्लाह, सिर्फ एक बार मुझे बचा ले, आइंदा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अल्लाह प्लीज, बस एक बार। सुमेरा ने नीचे गहराई की तरफ देखकर आंखें मींच ली और फिर से रोने लगी। ईसा को गुस्सा आ रहा था, एक तो वो इसकी मदद कर रहा था और ऊपर से वो नखरे दिखा रही थी। तो फिर ठीक है, मैं अब नहीं आऊंगा। ईसा जरा गुस्से में चिल्लाया। नहीं नहीं, मैं हाथ देती हूँ। जैसे ही ईसा ने हाथ पीछे की तरफ हटाया, वो फौरन बोल पड़ी। सुमेरा ने अपना एक हाथ ईसा को दिया और दूसरे हाथ से पत्थर पर जोर डालते हुए ऊपर आने की कोशिश की। ईसा के दोस्तों ने इसे पीछे से पकड़ रखा था ताकि कम से कम ईसा को कुछ ना हो। ईसा ने अपनी सारी कुव्वत से सुमेरा को ऊपर खींचने की कोशिश की और जल्द ही वो इसे बचाने में कामयाब हो गया। सुमेरा ऊपर आते ही नायका के गले लग कर रोने लगी। लोगों का हुजूम भी कम होने लगा। दोनों ही एक जैसी हैं, एक अपनी चीजें नहीं संभाल सकती और दूसरी खुद को। ईसा अपने कपड़े झाड़कर ग्लासेस लगाते हुए मुंह पे बड़बड़ाने लगा। बाकी सब लोगों की तरह ईसा लोग भी वहां से जाने लगे। एक्सक्यूज मी। सुमेरा ने ईसा को रुकने का इशारा किया और इसकी जानिब लपकी। ईसा भी इसकी आवाज पर पलटा। थैंक यू सो मच। अगर आज आप मेरी मदद ना करते तो शायद कोई और आपकी मदद के लिए आ जाता। ईसा ने इसकी बात काटते हुए नरमी से कहा। नायका इनसे चंद कदम के फासले पर सर झुकाए इनको नजरअंदाज करते हुए नादिम सी खड़ी थी। लेकिन अभी तो आप ही ने मदद की है ना, शुक्रिया भी आप ही का बनता है। सुमेरा ने जवाबन कहा। अच्छा चले, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा एहतियात से। ईसा ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई और वहां से चला गया। नायका, तुम्हें भी इसको थैंक यू बोलना चाहिए था, इसने जान पर खेल कर हमारी मदद की। सुमेरा इसे खामोश खड़े देखते हुए बोली। चलो अब हॉस्टल चलते हैं, मेरा मजीद यहाँ रुकने का कोई मूड नहीं। वहाँ जाकर बताऊंगी सारी बात कि थैंक यू क्यों नहीं बोला। नायका ने जवाबन कहा और दोनों हॉस्टल चली गई। अब बताओ भी, तुमने इसे थैंक यू क्यों नहीं बोला। हॉस्टल पहुँचते ही सुमेरा बेचैनी से बोल पड़ी। उफ खुदाया, तुम सारे रास्ते में भी बस यही एक बात पूछती रही और फिर से शुरू हो गई। 2 मिनट सांस तो लेने दो। नायका जरा तंग आकर बोली। तो तुमने कौन सा बता दिया है जो तुम्हारी सांसें रुकी हुई हैं? सुमेरा ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। सुमेरा को भी कहाँ चैन आना था। अच्छा बताती हूँ। हुआ ये था कि मैं चलते चलते गिर गई थी और वो लड़का मेरे पीछे खड़ा था। मुझे लगा इसकी वजह से गिरी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे लेसेस तस्मे खुल गए थे और मेरा अपना ही पाँव ऊपर आ गया और मैं ख्वाह इस पे चिल्लाती रही। नायका जॉगर उतारते हुए बड़ी लापरवाही से इसे बता रही थी। ओहो, फिर तो तुम्हें सिर्फ थैंक यू ही नहीं बल्कि सॉरी भी बोलना चाहिए था। तो मेरा जरा अफसरदा हुई। व्हाट? मैं इसे सॉरी क्यों बोलती? नायका ने रुख इसकी तरफ फेरा। क्योंकि तुमने बिला वजह इससे झगड़ा किया, इसलिए तुम्हें सॉरी कहना चाहिए था। इस बेचारे ने कुछ किया भी नहीं और तुमने इसे इतना कुछ सुना दिया। तो मेरा को गुस्सा आने लगा। हाँ, तो मैंने कौन सा जानबूझ के झगड़ा किया है? इसे पहले बताना चाहिए था कि मैं इसकी वजह से नहीं बल्कि अपनी ही वजह से गिरी थी। तो गलती इसकी भी थी, मेरी नहीं। नायका ने चेहरे पे नजामत के आसार झटकते हुए आखिर पे इल्जाम भी ईसा के सर थोप दिया। तुम इसे कुछ बोलने का मौका देती तो वो बेचारा कुछ बोलता ना, और जब तुम्हें पता चल गया था कि गलती तुम्हारी थी तब भी कौन सा तुमने सॉरी बोल दिया। तो मेरा ईसा की हिमायत कर रही थी, इसने तुम्हारी जरा सी हेल्प क्या कर दी? तुम तो इसी की होके रह गए। अब तुम इस अनजान शख्स के लिए मुझसे झगड़ोगी। दोनों आपस में उलझ पड़ी। नायका आंखों में नमी उतर आई। एक तो वो दिल ही दिल में शर्मिंदा थी, लेकिन अपनी अना की वजह से वो अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रही थी। दूसरा सुमेरा भी इससे गुस्से से बोल रही थी। नायका के आंसू जैसे हलक में अटक करे गए। अब वो बड़ी मुश्किल से बोल रही थी। जरा सी हेल्प नहीं, इसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है और ये कोई हेल्प नहीं, एहसान है। कोई भी अनजान बिना किसी जाती मफाद के ऐसे हेल्प नहीं करता जैसे इसने की। मैं इसे जानती नहीं, लेकिन फिर भी मैं सारी जिंदगी इसकी एहसानमंद रहूंगी और मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करी। सिर्फ इस चीज का एहसास दिला रही हूँ कि अपनी अना को खत्म करके अपनी गलती तस्लीम करो, बस। इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि अल्लाह भी खुश होगा। सुमेरा ने नायका की आंखों में नमी देखकर अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। नायका चुप साथ दम सादी बैठ कर सोचने लगी कि अब वो सॉरी बोले भी तो कैसे, और सुमेरा ने तो मुझे हेल्प के लिए पुकार रही थी। मैंने खुद तो इसकी कोई हेल्प नहीं की, उल्टा किसी को हेल्प के लिए बोल दिया। इस लड़के ने भी बगैर कुछ सोचे हमारी हेल्प कर दी, हालांकि मैं इससे बहुत बदतमीजी भी कर चुकी थी। ये क्या? नायका तो रोना ही शुरू कर दिया। सुमेरा को लगा शायद वो इसकी बातों की वजह से रो रही है। नायका, आई एम रियली सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। तो मेरा को खुद पे गुस्सा आने लगा। मैंने क्यों जबरदस्ती सॉरी कहने के लिए बोला? अगर वो सॉरी नहीं बोलना चाहती थी तो ना कहती, मुझे क्या। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं।
ना ही इस लड़की की कोई गलती थी, गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं सिर्फ अपनी वजह से रो रही हूँ। मुझे वाकई में इसे सॉरी कहना चाहिए था। नायका रुहासी हुई। चलो कोई बात नहीं, अब वो लड़का तो मिल नहीं सकता, तुम अल्लाह से माफी मांग लो। सुमेरा ने इसके शाने पे हाथ रख कर कहा। सुमेरा अब मजीद इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी। मुझे पता है जब तक इंसान माफ ना करे तब तक खुदा भी माफ नहीं करता। नायका फिर से रोने लगी। अगर हम सच्चे दिल से माफी मांगे तो अल्लाह जरूर माफ कर देता है, इसलिए अब ये रोना धोना बंद करो और जल्दी से अल्लाह से माफी मांग लो और अपने मूड भी अच्छा करो। तुम्हें याद है ना, आज हमने शाम को शॉपिंग के लिए भी जाना है। ये ना हो कि तुम रो रो के अपनी तबीयत खराब कर लो, फिर कल संडे भी है, तुम्हें चर्च भी जाना है। सुमेरा ने इसका मूड ठीक करने के लिए मौजू बदला। नायका ने हाथों की पुश से आंसू पोंछे और मुंह धोने वॉशरूम चली गई। सुमेरा ने गहरी सांस भरी और बेड पे लेटकर छत को घूरने लगी। डैशबोर्ड पर पड़े मोबाइल की स्क्रीन बिना किसी आवाज के लगातार ऑन ऑफ हो रही थी। शाम होने के करीब थी जब वो लोग वापस माल रोड की तरफ आ रहे थे। मोहित साहब कॉल पे कॉल किए जा रहे थे, मगर ईसा जान छुड़ाने के लिए सेल साइलेंट पे लगाए मजे से ड्राइविंग कर रहा था। माल रोड पहुंचकर बिलाखिर इसने फोन ऑफ ही कर दिया। जीपीए चौक के करीब पहुंचते ही इसने गाड़ी एक साइड पे पार्क की और सबने माल रोड पर पैदल चलना शुरू कर दिया। वहाँ हर तरह की दुकानें मौजूद थी। शाम की नीलाहट होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। वो सब दुकानों का सरसरी जायजा लेने लगी। नायका और सुमेरा भी इस वक्त माल रोड पर एक दुकान से कपड़े देख रही थी। नायका इस दुकान से अपने लिए कपड़े पसंद करने में मसरूफ हो गई, जब सुमेरा साथ वाली दुकान से अपने लिए जूता पसंद करने चली गई। ईसा भी इसी दुकान में खड़ा कुछ शर्ट्स देख रहा था, जहां नायका और बहुत से लोग कपड़े खरीद रहे थे। वो गारमेंट्स की एक बहुत बड़ी दुकान थी, जहां लेडीज, जेंट्स और बच्चों के हर किस्म के कपड़े दस्तयाब थे। इसी दुकान में एक छोटी सी बच्ची अपने माँ के साथ कपड़े खरीद रही थी। वो जिस भी ड्रेस की तरफ हाथ बढ़ाती, इसकी माँ मुस्कुराते हुए इसके सर पे हाथ फेरती और दुकानदार से वही ड्रेस दिखाने के लिए कहती। जैसे ही दुकानदार ड्रेस बच्ची के हाथ में देता, वो खुशी से उछलने लगती। नायका ये माँ बेटी की मोहब्बत देखकर मुस्कुरा भी रही थी और दुखी भी थी कि अगर आज इसकी माँ भी जिंदा होती तो वो भी इसके ऐसे नाज नखरे उठाती। नायका की पुश्त ईसा की तरफ थी। ईसा भी इस बच्ची को खुश देखकर मुस्कुरा रहा था। जल्दी ईसा की आवाज ने नायका की सोच को तोड़ा। एक्सक्यूज मी, ईसा मुस्कुराहट समेटे वो दुकानदार से मुखातिब हुआ। नायका इसकी आवाज सुनते ही चौंकी। इसे लगा जैसे वो इस आवाज से आशना है, मगर वो अंदाजा नहीं लगा सकी कि ये आवाज है किसकी। वो जैसे इस शख्स को देखने के लिए पलटी, दूसरी जानिब से एक और आवाज ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। नायका, ये देखो मेरी सैंडल कैसी है, तुमने क्या लिया या कुछ पसंद ही नहीं आया? चलो किसी और दुकान से कपड़े देखते हैं। नायका भी पूरी तरह से इस शख्स को देखने के लिए पलटी भी नहीं थी कि वो सुमेरा की तरफ मुतवज्जा हो गई। हाँ यार, चलो किसी और शॉप से कपड़े देखते हैं, नायका ने धीमी आवाज में कहा। ईसा भी अभी इसके पीछे खड़ा कुछ शर्ट देख रहा था, मगर नायका इसके आगे खड़ी थी, जिसकी वजह से सुमेरा इसे देख ना सकी। नायका ये कहते हुए दुकान से बाहर निकलने लगी। सुमेरा भी इसके पीछे चलने के लिए बेग कंधे पे लटकाने लगी। जैसे ही नायका ने अपना एक पाँव दुकान से बाहर निकाला, सुमेरा चीख मारते हुए इसके पीछे भागी। नायका, नायका, इसकी आवाज पर पलटी। क्या है, क्यों हर वक्त चिल्लाती रहती हो? नायका ने दांत पीसते हुए मध्यम आवाज में कहा। यार वो देखो, ये वही लड़का है ना जिसने आज हमारी मदद की थी। शुक्र है मिल गया, अब तुम इसे सॉरी बोल सकती हो। सुमेरा ने भी धीमी आवाज में कहा। मुझे तो ये कोई और लगता है, वो तो कोई बड़ा बदतमीज लगता था, बहुत बदतमीजी की थी इसने। इसकी शक्ल इससे मिलती जुलती ही होगी, लेकिन ये वो नहीं हो सकता। नायका ने इसे कुछ फासले से देखते हुए अंदाजा लगाया। वो जिस लहजे में वो दुकानदार से मुखातिब था बिल्कुल मुख्तलिफ था। उफ, तुम भी अगर कोई शरीफ बदतमीजी के बदले बदतमीजी करेगा तो जाहिर है वो बदतमीज ही लगेगा। देखो सारा कुछ वही है, बस ग्लासेस नहीं लगाए। सुमेरा ने इसे यकीन दिलाने की कोशिश की। वो दोनों इसके साइड पोज ही देख पाई थी। वो दोनों इसे देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसके इतने करीब चली गई कि अगर वो जरा भी पलटता तो यकीनन इसकी टक्कर इनमें से किसी से लग जाती। इन दोनों को इस चीज का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि अगर इसने हमें ऐसे घूरते देख लिया तो वो क्या सोचेगा, लेकिन ईसा को इस चीज का एहसास जरूर हो गया था कि कोई इसके इतने करीब खड़ा इसे देख रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कोई इतना ज्यादा करीब खड़ा है कि पलटने पर इससे वो टकरा भी सकता है। शॉपिंग बैग पकड़ते हुए जैसे ही वो पलटा, फौरन नायका से जा टकराया और इसका बैग हाथ से बेख्तियार छूट कर नीचे गिर गया। दोनों की जुबान से बयाक वक्त एक ही लफ्ज निकला, आउच। What the hell is this? नायका ने अपना माथा सहलाते हुए गुस्से से कहा। सुमेरा ये देखते ही अपना सर पकड़कर पास पड़े बेंच पर बैठ गई। ओह, आई एम रियली सॉरी मैम, ईसा बैग उठाते हुए बोला। अब क्या फायदा सॉरी बोलने का, नायका ने साबका लहजे में कहा।
ईसा बैग उठाने के लिए झुका हुआ था। दोनों ने एक दूसरे के पूरा चेहरा नहीं देखा था और ईसा तो इसकी शक्ल देखे बगैर ही इसे सॉरी बोल चुका था। वो मैं, तुम? ईसा ने बैग उठाते हुए वजाहत पेश करना चाही, लेकिन नायका का चेहरा देखते ही वो चौंका। वो अपनी शरबती लंबी आंखों से इसे घूरने लगी। वो दोनों एक दूसरे को और सुमेरा इन दोनों को घूरने लगी। ईसा इसकी तरफ से जवाब के इंतजार में था कि वो कोई सफाई पेश करेगी, मगर ये क्या, नायका तो कुछ बोली ही नहीं। इसकी जबान पे तो जैसे ताला लग गया था। सुमेरा भी देखकर हैरान थी कि वो गुस्से में भी इतनी देर खामोश कैसे थी। ईसा की आंखों में अजीब सी कशिश थी जो इसे चुप रहने पर मजबूर कर रही थी। इसने आज तक इतनी प्यारी आंखें नहीं देखी थी। नायका ने एक सेकंड के लिए भी पलक नहीं झपकी और लगातार इसे देखती गई। वो इसकी आंखें देखने में इतनी मसरूफ थी कि इसे लगा जैसे इसके सामने सिर्फ ईसा की आंखें हैं और इसके आसपास किसी भी चीज का कोई वजूद नहीं, जैसे वो आंखें सिर्फ इसी को दिखाने के लिए बनाई गई हों। तुम यहाँ भी आ गई, मैं बिल्कुल ठीक कहा था और वही हुआ ना। और अब फिर से इल्जाम मुझ पे ही आएगा, लेकिन इस बार भी गलती मेरी नहीं तुम्हारी है। तुम मुझे इसे करीब से क्यों घूर रही थी, बताओ। मोहतरमा, मैं आपसे मुखातिब हूँ। अब सॉरी कहने के बजाय ऐसे टिकटकी जमा के घूर रही हो। इस बार ईसा को अच्छा खासा मौका मिल गया इसी की जबान में इससे बातें सुनाने का, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। नायका ने इसकी किसी भी बात पर गौर नहीं किया। सुमेरा ने उठकर नायका का बाजू पकड़ के जोर से झंझलाया। नायका के मुंह से हल्की सी कराह निकली। वो असल में आपको पहचानने की कोशिश कर रहे थे। इस पागल को यकीन नहीं होता कि आप वही हैं जिससे ने आज हमारी मदद की थी। सुमेरा नायका का बाजू पकड़े जाहिरी मुस्कुराहट से बोली। वो थोड़ी शर्मिंदा भी थी कि ये लड़का हमारे बारे में क्या सोचता है और क्या हम इसे इतने करीब से क्यों देख रही थी। और मिस नायका सुलेमान तो इसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसने तो हद ही कर दी थी। ओह अच्छा, तो ये पहले से पागल है। मुझे लगा एक ही दिन में 2 बार गिरने की वजह से ये अपना जहनी तवाजुन खो बैठी है, इसीलिए अपने होशो हवास में नहीं है। चलो शुक्र है, वरना इसके पागल होने का इल्जाम भी मुझ पर ही आता। ईसा इसका मजाक उड़ाते हुए महजूज अंदाज में मुस्कुराया। मिस्टर, अपनी हद में रहे, मैं बिल्कुल अपने होशो हवास में हूँ। पागल तो ये है जो जबरदस्ती मुझे सॉरी कहलवाने के लिए यहाँ ले आई। देखा, मैंने कहा था ना, वो कोई बहुत बदतमीज लड़का था, लेकिन तुम्हें तो ये बहुत ही शरीफ लग रहा था। नायका गुस्से में दोनों पे चिल्लाई और बगैर कुछ सोचे समझे बोलती गई। इसे खुद अपने अल्फाज को समझ नहीं आई कि वो बोल क्या रही है। मैंने कब कहा था ये शरीफ है? ऐसा तो तुमने कहा था कि ये लड़का तो बहुत शरीफ लग रहा है। एक ही टुक्कर में सारा कुछ भूल भी गई। वो दोनों आपस में उलझ पड़ी। ईसा नायका को गौर से देखने लगा। इन दोनों की आवाजें बढ़ने लगी। दुकानदार ने इनको बड़ी संजीदगी से देखा। वो दोनों दुकानदार को देखकर हल्का सा मुस्कुराने लगी। वैसे आपके यहाँ लोगों को ऐसे पहचाना जाता है, इतना करीब आकर घूर घूर के? और आप लोगों ने मुझे पहचान के करना क्या था? ईसा ने महजूज होते हुए पूछा। नायका ने ईसा के चेहरे से नजरें हटाकर सुमेरा की तरफ रुख किया। नायका आपको सॉरी कहना चाह रही थी। बाद में इसे एहसास हुआ कि गलती आपकी नहीं इसकी थी। बेचारी बहुत रो रही थी। सुमेरा ने इसके पहले सवाल को नजरअंदाज करते हुए फौरन दूसरे सवाल का जवाब दिया, लेकिन सुमेरा का आखिरी जुमला नायका को बहुत नागवार महसूस हुआ। इसने सुमेरा को आंखें दिखाई। ओह आई सी। खैर बात तो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये नायका, ईसा ने भवें सुखेड़ते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों की खरीदारी हो गई हो तो क्या आप बाहर जा सकते हैं? लोगों का रश पड़ रहा है। मजबूरन दुकानदार ने जाहिरी मुस्कुराहट दबाते हुए इन तीनों को बाहर जाने की दरख्वास्त की। ईसा सर अजबात में हिलाते हुए बाहर चला गया। वो दोनों भी इसके पीछे चल दी। नायका इसके बिल्कुल सामने जा खड़ी हुई। लेकिन ये नायका क्या? नायका ने लब बीचते हुए पूछा। ये नायका कैसा नाम है? पहली बार किसी इंसान का नाम नायका सुना है। मुझे अजीब लगा। ईसा ने इन दोनों का तजस्सुस देखते हुए जानबूझकर बात घुमाई। इसे वो दोनों पागल लगती थी। क्या मतलब किसी इंसान का नाम? ये इंसान का ही नाम है और किसका हो सकता है? नायका ने भी तजस्सुस से ही पूछा था। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने तो इस नाम के बारे में कुछ और ही पढ़ा है। ईसा ने कंधे उचकाते हुए बड़े पुरएतमाद अंदाज में कहा। अंधेरा छा चुका था और रात की रोशनियों में माल रोड की खूबसूरती और रौनकों में इजाफा हो रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नायका का रुख हवा की मुख्तलिफ सिर्फ में था। इसके बाल हवा से उड़ते, इसके कंधों से होते हुए इसके चेहरे पे गिरते। वो बार बार अपने हाथों की उंगलियों से बाल पीछे हटाती। और क्या सुना है आपने इस नाम के बारे में? इस बार सुमेरा बोली। इसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि नायका किसी चुड़ैल का नाम है। ईसा ने नायका के बाल देखते हुए बेख्तियार कह दिया। वो फौरन अपने बाल समेटने लगी। गुस्सा इसकी नाक पे वाज़ेह था। क्या चुड़ैल?
कैसी चुड़ैल? सुमेरा ने अपने दोनों हाथ मुंह पे रख लिए जो बेख्तियार खुल गया था। ये कैसी चुड़ैल है जो दिखने में तो अजीब नहीं, लेकिन इसके काम बहुत अजीब हैं, जैसे कि खुद ही गिर के दूसरों पर इल्जाम लगाना और फिर अपने भयानक आवाज और डरावनी शक्ल बना के दूसरों को डराना वगैरह। ईसा ने बड़ी संजीदगी से हाथों के इशारे से बात शुरू की और आखिर में नायका की शक्ल देखते हुए सुमेरा और खुद ईसा भी कहकहा लगाने लगे। वो सिर्फ नायका के नाम का मजाक उड़ा रहा था। नायका का दिल किया इन दोनों का सर फाड़ दे। बाहर में जाओ दोनों। नायका पांव पटकते हुए हॉस्टल की तरफ चल। सुमेरा भी इसको आवाजें देते हुए इसके पीछे भागी। ईसा इन दोनों को जाते हुए दूर तक देखता रहा, फिर अपने दोस्तों की तरफ भागा। कुछ ही देर बाद ईसा के सर में शदीद दर्द होने लगा और वो लोग आराम करने होटल चले गए। इस बेचारे ने तो बस मजाक किया था और तुम हो के सीरियस ही हो गई। हॉस्टल पहुंचते ही दोनों फिर से उलझ पड़ी। मजाक करने और उड़ाने में बहुत फर्क होता है और मेरा मजाक उड़ा रहा था, तुम भी इसके साथ मिलके मेरा मजाक उड़ा रही थी। नायका कमरे में गुस्से में चक्कर लगाते हुए बोली, जबकि सुमेरा पुरइत्मीनान से बेड के किनारे बैठी थी। ओहो, अब बस भी कर दो, अब क्या फायदा ये सब कहने का। अच्छा सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, प्रॉमिस। लेकिन जो भी है लड़का था है बड़ा हैंडसम। सुमेरा हाथ ठोड़ी के नीचे रख कर मुस्कुराई। कहाँ से? नायका ने तंजिया कहा। आंखों से। ओह, मैंने तो आज तक इतनी प्यारी आंखें नहीं देखी। तुम भी इसीलिए इसे देखे जा रही थी, आंखों में आंखें डालकर इतने करीब से। सुमेरा कहते हुए नींद दराज हो गई। सुमेरा इसे तंग कर रही थी, लेकिन नायका भी मजाक के मूड में नहीं थी। इसे बेड से तकिया उठाया और जोर से सुमेरा के मुंह पे दे मारा। इस रात वो बाइबल भी न पढ़ सकी। एक तो वो बहुत थक चुकी थी और ऊपर से इसका मूड भी ठीक नहीं था। कुछ देर बाद सुमेरा लाइट ऑफ करके सो गई, लेकिन नायका को नींद नहीं आई। इसके दिमाग में आज का दिन सुबह से शाम तक एक फिल्म की तरह चल रहा था और आखिर पे फिल्म ईसा की आंखों में आकर रुकी। नायका सुमेरा के सामने इस चीज का एतराफ ना कर सकी, लेकिन इसकी आंखों की कोई तारीफ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। नायका को भी इसकी आंखों ने घूरने पर मजबूर किया था। वो इसकी आंखों को तस्वर में लाते हुए नींद की वादी में चली गई। मुइज साहब रात 12 बजे तक ईसा को कॉल करते रहे थे, मगर फोन मुसलसल बंद जा रहा था। चेहरे पर परेशानी के तासुर नुमाया थे। परेशानी तो ज़ैनब बेगम के चेहरे पर भी झलक रही थी, मगर अपने मिजाज खुदा को परेशान देखना इसके लिए बहुत मुश्किल था। एक यही तो था इसका सब कुछ। हाँ, सब कुछ। प्लीज आप परेशान ना हो, वो लोग कल तक आ जाएंगे। ज़ैनब बेगम ने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा। ऐसे कैसे परेशान ना हो, इसने कहा था वो शाम को वापस आ जाएगा, अब तक तो आ जाना चाहिए था। मेरे लिए ज्यादा परेशानी की बात यह है कि इसका नंबर क्यों बंद जा रहा है। बेशक कल आ जाएगा, मगर एक बार बात तो कर लेता ताकि हमें भी इत्मीनान रहता। मुइज साहब परेशानी के आलम में बोले। कल संडे है, हो सकता है इस वजह से रुक गए हों, और अब तक तो वैसे भी वो सो चुका होगा, या हो सकता है इसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। ज़ैनब बेगम किसी न किसी तरह इनको बहलाती रही। मेरी एक बात लिख के रख लो, मैं जब भी मरूंगा सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की वजह से मरूंगा। मुइज साहब परेशानी और गुस्से के मिलते जुलते तासुरात लिए आंखों में बाजू रख के बेड पे नींद दराज होकर बोले। दोनों सारी रात मुझसे सो नहीं सके। आखिर ईसा में इनकी जान थी तो जान पे बनना तो बनता ही था। दूसरी तरफ मोहम्मद ईसा अली दुनिया जहां की फिक्रों से बेखबर घोड़े बेच के सुकून से सोता रहा। आज इतवार का दिन था। जैसे हर मजहब के लिए हफ्ते में कोई एक दिन इबादत के लिए बहुत खास होता है, वैसे ही सुमेरा के लिए जुम्मे का दिन और नायका के लिए इतवार का दिन खास था। नायका हर इतवार बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से सर पे स्कार्फ लपेटती और तकरीबन 11 बजे तक वो चर्च पहुंच जाती। वो चाहे हॉस्टल होती या अपने घर, इतवार की रूटीन में कोई रद्द बदल ना करती, और आज भी इसने ऐसा ही किया। ईसा और इसके दोस्त नाश्ते के बाद आज फिर घूमने फिरने के लिए निकले थे, मगर अफसोस वो लोग आज कुछ भी नहीं कर सके। ईसा के सर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था, जो कि इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इसकी हालत मजीद खराब हो रही थी, सो इन्हें वापस घर लौटना पड़ा। ईसा ने खुशकिस्मती की कि जब वो घर पहुंचा तब मुइज साहब घर पे मौजूद नहीं थे। ज़ैनब बेगम लाउंज में खड़ी मुलाजमा को हिदायत दे रही थी। ईसा ने ज़ैनब को सलाम किया और फौरन अपने कमरे की तरफ ये कहते हुए भागा कि वो बहुत थक चुका है, कुछ देर आराम करेगा, कोई तंग न करे। ज़ैनब बेगम इसे जाते हुए देखती ही रही, फिर ये सोच के सर झटक दे कि शायद वाकई में बहुत थक चुका है। अगर तबीयत खराब होती तो जरूर बताता, लेकिन ईसा की कल की खाई नींद की गोली का असर अभी तक अपना असर दिखा रही थी। सुबह भी फजर के वक्त उठना लाजमी था और जोर से पहले ना सोना भी इसने खुद पे इल्जाम लाजिम मलजूम रखा था।
जब इसकी खुली आंख तो रात के 12 बज चुके थे। इसका सर ज़ैनब बेगम की गोद में था, जो मुसलसल रोने के साथ साथ इसे ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी। इसका पूरा बदन जिसे आग में थप रहा था। मुईज साहब बेड की पायंती पे बैठे कभी ईसा की जानिब देखते तो कभी घड़ी की जानिब। दूसरी तरफ माज भी परेशान सा बैठा अपने बड़े भाई को ही देख रहा था। सबकी इसकी आंख खुलने का इंतजार में थे कि कब वो उठे और इसे दवा दी जाए। ईसा ने उठना चाहा, लेकिन जिस्म दर्द से भरा पड़ा था। जैसे ही इसने उठने की कोशिश की, इसके मुंह से करार निकली। वो फिर से सर गोद में रखे नीम दराज हो गया। ज़ैनब बेगम ने बड़ी मुश्किल से इसे दवा दी। बुखार की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। माज अब सोने के लिए जा चुका था, मगर ज़ैनब बेगम और मुईज साहब को कहाँ नींद आनी थी। 3 घंटे बाद इसके बुखार में कमी नहीं आई थी। मुईज साहब कल रात का गुस्सा भूल चुके थे। इस वक्त इन्हें ईसा पे सिर्फ प्यार आ रहा था। पता नहीं किसकी इतनी बुरी नजर लग गई है मेरे बच्चे को, ज़ैनब बेगम ने ईसा के बाल सहलाते हुए बेचैनी से कहा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। सब माँ को ऐसा ही लगता है इनके बच्चों को किसी की नजर लग गई है, जिस वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं। बस थकावट की वजह से बुखार है, कल तक ठीक हो जाएगा। मुईज साहब ने ज़ैनब बेगम की आंखों से गिरते आंसू देखकर इन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, जैसे कल रात ज़ैनब बेगम ने इन्हें दी थी। आपको तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि अगर इसने ठीक होना होता तो डॉक्टर की दवा का कुछ तो असर होता। सुबह होते ही आप हाफिज अब्दुल्ला को बुला लाएं बस, ज़ैनब बेगम ने आंसू पोंछते हुए कहा। हाफिज अब्दुल्ला इस्लामाबाद की एक आला यूनिवर्सिटी में इस्लामिक लेक्चरार थे। वो हर हफ्ते लाहौर का चक्कर जरूर लगाते। इनकी मुईज साहब से बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती थी, मगर मुईज साहब के लाख इसरार पर भी हाफिज अब्दुल्ला मस्जिद में कयाम फरमाते। वो लाहौर खास ईसा से मिलने के लिए आते थे। ईसा ने कुरान में दीनी और तालीम इन्हीं से हासिल की थी। ईसा की पैदाइश के साथ रहा था, फिर किसी वजह से मुईज साहब को लाहौर शिफ्ट होना पड़ा। माज भी इन्हीं से कुरान पढ़ा था, लेकिन जो मोहब्बत इनको ईसा से थी वो और किसी से नहीं हो सकी। ईसा भी मुईज साहब से ज्यादा हाफिज अब्दुल्ला की मानता था। फजर की अजान होते ही मुईज साहब नमाज अदा करने के लिए निकल गए और ज़ैनब बेगम भी नमाज के लिए वजू करने लगी। वो हर नमाज के बाद ईसा पे कुछ न कुछ पढ़कर जरूर फूकती। वापसी पे मुईज साहब हाफिज अब्दुल्ला को साथ ही ले आए। वो ईसा को देखते ही भाव कहते कि इसे कितनी बुरी नजर लगी है। हाफिज अब्दुल्ला ने कुरान की चंद आयात से ईसा की नजर उतारी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, इसे अक्सर किसी न किसी की नजर लग जाती थी, मगर आज जैसी नजर तो पहले कभी नहीं लगी। बहुत शिद्दत थी इसमें। शायद नायका सुलेमान की ही नजर लग गई थी बेचारे को। मैंने कहा था ना इसे नजर ही लगी है, मगर आपको तो ये मामूली सा बुखार लग रहा था। ज़ैनब बेगम ने कप में चाय उंडेलते हुए कहा। मुईज साहब, नजर का लगना बरहक है, इससे कोई भी महफूज नहीं रह सकता। अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत करती है तो वो सिर्फ नजर है। नजर इंसान को कब्र तक ले जा सकती है, इससे इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है, इसलिए नजर उतारते रहना चाहिए। हाफिज अब्दुल्ला ने मुईज साहब की बेपरवाही देखते हुए साहबा कराम का एक वाक़या सुनाया और चंद अहादीस से साबित किया कि नजर का लगना बरहक है। हाफिज अब्दुल्ला ज़ैनब बेगम की बात सुनकर मुईज साहब से मुखातिब हुए, लेकिन इसका तो कोई दुश्मन भी नहीं जो इससे हसद करे। मुईज साहब ने नजर लगने की वजह दरियाफ्त की। जरूरी नहीं कि कोई हसद ही करे तो नजर लग सकती। हम खुद के दुश्मन नहीं हो सकते, फिर भी कई बार हमें खुद की भी नजर लग जाती है। अगर कोई किसी की खूबसूरती की तारीफ करे और माशाल्लाह ना कहे तो भी नजर लग सकती है। इसके अलावा किसी की किस्मत पे रश करने से भी नजर लग सकती है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। हाफिज अब्दुल्ला ने नजर लगने की कुछ वजूहात बताई। मैं तुम्हें नजर उतारने का एक बहुत ही मौसर अमल बताता हूँ, इसको करने से इंशाल्लाह नजर उतर जाएगी। हफ्ते में कम से कम एक बार ये अमल कर लेना चाहिए। 7 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिम, दरमियान में 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, 7 मरतबा 4 कुल पढ़ने हैं। इसके लिए नहाने के टब में पानी भर के इसमें अपने दोनों हाथ डुबोकर ये सब पढ़ना है और इसे पानी से गुस्ल करना है। हाफिज अब्दुल्ला ने नजर उतारने का एक तरीका बताया ताकि आइंदा वो लोग खुद भी इसकी नजर उतार सके। इसके बाद हाफिज अब्दुल्ला इस्लामाबाद के लिए निकल गए थे, क्योंकि आज इनको यूनिवर्सिटी जाना था। कुछ देर बाद ईसा को भी होश आ चुका था। आज वो सारा दिन घर आराम करता रहा। अगर तुम्हें मुझसे जरा सी भी मोहब्बत है तो तुम कल हॉस्टल नहीं जाओगी। मैं अकेली शादी की सारी तैयारियां नहीं कर सकती। हाइका इससे इसरार कर रही थी। वो जो अपना वीकेंड गुजारने इस्लामाबाद आई थी, सोफे पर लेटी मोबाइल में मसरूफ थी। इसके इसरार पर उठ बैठी। तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो, और वैसे भी तुम अकेली कहाँ हो? सब लोग तो इस्लामाबाद में हैं। सब कजन मिलकर कर लेंगे तैयारियां, और तुम आप इस घर में सिर्फ 4 दिन की मेहमान हो, इसलिए तुम्हें कोई काम नहीं करने दिया जाएगा।
मैं भी 3-4 दिन बाद छुट्टियां लेकर आ जाऊंगी। नायिका ने इसे बहलाने की कोशिश की। मतलब तुम अपनी बहन की शादी में मेहमान बनकर आओगी, सिर्फ 2 दिन के लिए? हाइका ने बेदिली से कहा, क्योंकि अगले हफ्ते इसकी शादी थी। चलो तुम्हारी खातिर 3 दिन के लिए आ जाऊंगी। नायिका ने इसकी शक्ल देखते हुए मजाक किया। मुझे लगता है मैं इस दुनिया की पहली ऐसी लड़की होंगी जो अपनी शादी की सारी तैयारियां अकेली करेगी। अगर आज अम्मी होती तो कितना अच्छा होता ना। दोनों अफसरदा हो गई। कुछ लम्हे बाद हाइका ने कुछ याद आने के अंदाज में इससे खामोशी को तोड़ते हुए अपने लब खोले। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये न्यू नॉवेल आपको पसंद आया होगा। अगर नॉवेल आपको पसंद आया है तो नॉवेल को लाइक, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।